वन में ऐसा गेम खेला जो कोचिंग के रटे रटाई नोट्स के बाहर था। 20 सवाल, 3 घंटे और अनगिनत ट्विस्ट। अगर आप अगले साल मेंस देने जा रहे हैं या यूपीएससी का पेपर देकर आए हैं अभी, तो यह वीडियो आपके लिए मास्टर क्लास है। अगले कुछ मिनट 3 का हम पेपर देखें, अध्ययन 3 या जो भी हमारे पास आ चुका है। इसमें हम इकॉनमी का पहला क्वेश्चन दिया कि डिजिटल रुपये से आप क्या समझते हैं। डिजिटल रुपये को समझाते हुए इस संदर्भ में भारत के केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी की कार्यप्रणाली और प्रगति की विवेचना कीजिए। सीबीडीसी आपने नॉर्मली जरूर पढ़ा होगा यदि आपने लेक्चर को ध्यान से देखा हो, टीचर्स की क्लासें ली हो। डिजिटल रुपये को समझाना था। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न था कि इस दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए कि वित्तीय समावेशन भारत जैसे देश में सामाजिक तथा आर्थिक समावेशन का अभिन्न हिस्सा है। कौन? वित्तीय समावेशन। आरबीआई के वित्तीय समावेशन सूचकांक की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न दिया था कि भारतीय कृषि में लागू किए गए भिन्न भिन्न तकनीकी मिशनों का वर्णन कीजिए एवं खाद्य सुरक्षा में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। काफ़ी प्रश्न आसान लग रहे हैं यदि आपने पढ़ा होगा। उसके बाद प्रश्न टफ भी होने वाले हैं। कृषि उत्पाद विपणन की अदक्षता हेतु उत्तरदायी कारकों को समझाइए कि इसमें दक्षता क्यों नहीं है। कृषि उत्पाद विपणन की अदक्षता को कम करने के लिए ई वाणिज्य किस प्रकार सहायता करता है, समझाइए। ई वाणिज्य का महत्व समझाना था कि किस प्रकार कृषि उत्पाद विपणन को सहायता प्रदान कर सकता है। उसके बाद हमारा प्रश्न 5वां था कि 2 उदाहरण देकर समझाइए कि जैव प्रौद्योगिकी ने भारतीय किसानों को उनकी नाशवान फसलों के प्रसंस्करण में कैसे सहायता दी है। आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर लिखना था कि किस प्रकार किसान का मित्र बनकर कार्य कर रही है। साइंस टेक से संबंधित प्रश्न था। उसके बाद प्रश्न हमारा दिया था कि एक द्रुत प्रजनक रिएक्टर FBR और एक तापीय परमाणु रिएक्टर के बीच भेद बताइए। दोनों के बीच भेद बताना था। उसके बाद कलकप्पम में जो स्वदेशी रूप से विकसित प्रथम प्रारूपी प्रोटोटाइप FBRA के संदर्भ में क्रांतिकारी क्रिटिकल पद की व्याख्या कीजिए। हमारे देश में स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिए इसमें निहितार्थ क्या है, क्यों हमारे देश की जो स्वच्छ ऊर्जा में इसका क्या क्या महत्व है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 7 था कि उपयुक्त उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए कि भारत में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में द्रुत अवसंरचना विकास, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आपदा जोखिम में कमी के बीच विरोधाभास का प्रबंध किस प्रकार किया जा सकता है। किसका? रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इन दोनों के बीच किस प्रकार का विरोधाभास है, इनका प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है। उसके बाद हमारा प्रश्न था कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के उद्देश्य एवं लक्ष्यों की चर्चा कीजिए। किसके? कुनमिंग मॉन्ट्रियल था। उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस फ्रेमवर्क के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं और पहलों का उल्लेख कीजिए। यदि आपने कुनमिंग प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ा हो तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। उसके बाद हमारा प्रश्न दिया गया था कि भारतीय संदर्भ में फर्जी समाचार और दुष्प्रचार किस प्रकार आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करते हैं। कौन से फर्जी समाचार, इसका वर्णन कीजिए। इस संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के संबंध में किए गए संशोधनों की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। आज को लिंक करते हुए आप इस प्रश्न को लिख सकें। उसके बाद प्रश्न दिया था कि लद्दाख रणनीतिक रूप से चीन और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। स्थानीय लोगों का दिल और दिमाग जीतने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों और सेना द्वारा नागरिक कार्यवाही की विवेचना कीजिए। किस प्रकार सरकार ने यहाँ पर कार्य किए हैं और नागरिक कार्यवाही की विवेचना कीजिए सेना की। लद्दाख के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची प्रावधान की जो घोषणा की मांग है उसकी भी विवेचना कीजिए। जो लद्दाख ने अपने आप को 6ठी अनुसूची में लाने के लिए कितने संघर्ष किया है, अभी कर रहा है, उसकी विवेचना करनी है। उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या लाभ मिलेंगे, क्या लाभ नहीं मिल सकते, क्या वंचित है सरकार, क्यों नहीं करना चाहती। उसके बाद प्रश्न है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियों को समझाइए। आर्थिक समृद्धि और संधारणता के साथ ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आप किन उपायों को सुझाव देंगे। 250 वर्ड्स में लिखना था। उसके बाद प्रश्न ईजी था। भारत में नवोन्मेषी उद्यम स्टार्टअप्स किस प्रकार उद्यमिता, नवाचार और रोजगार को प्रोत्साहित करते हैं। कौन? स्टार्टअप्स। उनकी कार्यप्रणाली में वैश्विक तथा घरेलू चुनौतियों की विवेचना कीजिए कि हमें वैश्विक रूप से क्या चुनौतियां हैं और घरेलू रूप से, तथा उन चुनौतियों को पराजित करने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाइए। उसके बाद प्रश्न देखें, भारतीय कृषि किस प्रकार खाद्य के अभाव में खाद्य अतिरेक स्तर पर रूपांतरित हुई है। भारतीय कृषि के विविधीकरण हेतु भिन्न सरकारी पहलों या नीतियों के वर्णन कीजिए कि पहले जहाँ पर हमारे कृषि का अभाव था और हम कृषि में सरप्लस की स्थिति में किस प्रकार हैं, इसमें क्या क्या सरकारी पहले की गई हैं उसका वर्णन करना था कि हमने किस प्रकार इसमें प्रगति हासिल की। उसके बाद भारत सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के अनुदानों एवं सहायताओं की विवेचना कीजिए। विश्व व्यापार संगठन कि कृषि समझौते से संबंधित मुद्दों का परीक्षण करना था कि जो WTO द्वारा कृषि संबंधित मुद्दे हैं उनका परीक्षण करना था। कौन कौन से मुद्दे हैं आपने पढ़ा होगा। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, व्हाइट बॉक्स सब्सिडी क्या होती हैं, सरकार ने क्या क्या अनुदान, किस प्रकार सहायता देती है किसानों को, किस प्रकार सहायता दी गई कृषि के लिए। उसके बाद प्रश्न था कि मिशन दृष्टि की प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। 3 मई 2026 को प्रक्षेपित उपग्रह में उपयुक्त प्रतिविनिमीकरण की तकनीकों, इसमें इमेजिंग टेक्निक की विवेचना कीजिए। जब विषय में अपने प्रकार का प्रथम उपग्रह क्यों माना जा रहा है, तो इसकी उपलब्धि बतानी थी। आखिर ये प्रथम प्रकार का उपग्रह क्यों है, कोई अन्य उपग्रह ऐसा क्यों नहीं कर सका। यदि आपने पढ़ा होगा तो इजीली दे सकते थे प्रश्न का उत्तर। उसके बाद एंजाइटिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI क्या है, इसकी कार्यप्रणाली को समझाइए। ये वाला प्रश्न तो अछूता नहीं रहता। इसके अनुप्रयोग का वर्णन करते हुए उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। एजेटिक AI प्रणालियों से संबंधित लाभों
जोखिम और चुनौतियों की चर्चा कीजिए। तो आपको पता हो जाती है कि एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या। करंट अफेयर सुर्खियों में इस प्रकार के टॉपिक रहे हैं। इसके बाद प्रश्न था कि भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में क्या चुनौतियां हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर सरकारी नीति फ्रेमवर्क की चर्चा कीजिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पहलों की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए दिल्ली और इंदौर शहर की सफलता और विफलताओं के मामलों की चर्चा कीजिए। किस प्रकार जो दिल्ली और शहर इसमें सफलता हासिल कर चुके हैं और कौन कौन सी विफलताएं हैं। आप विफलता का उदाहरण सभी को पता है, जो कूड़े का ढेर लगा हुआ है दिल्ली में, और इंदौर में रसायन जो जहरीली गैस के लीकेज से कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद देखें सामुदायिक सहभागिता प्रभावी आपदा प्रबंधन की आधारशिला है कौन, सामुदायिक सहभागिता। इस कथन का विश्लेषण भारत में उपयुक्त उदाहरणों के साथ कीजिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के उदाहरणों के साथ इसका विवेचन करना था। सामुदायिक जो सहभागिता की चुनौतियां और उसे मजबूत करने के उपाय की भी चर्चा कीजिए। उसके बाद प्रश्न है कि यदि आप प्रश्नों को धीरे धीरे एकाग्रता के साथ पढ़ते हो तो प्रश्नों को पढ़ते ही हम उसका उत्तर निकाल लेते हैं। जम्मू व कश्मीर जो एंड के में उग्रवाद और स्थिरता के प्रमुख कारणों में से एक अलगाववादी आंदोलन भी रहे हैं। जम्मू कश्मीर को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार के द्वारा की गई कार्यवाहियों को स्पष्ट कीजिए। अनुच्छेद 370 और 35 को निरस्त करने से पहले और बाद की स्थिति की चर्चा कीजिए। साथ ही राज्य को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने में इन दोनों अनुच्छेदों को निरस्त करने में सकारात्मक प्रभावों को भी स्पष्ट कीजिए कि क्या इसके सकारात्मक प्रभाव रहे अनुच्छेद 370 और 35 को समाप्त करने के बाद। उसके बाद अंतिम प्रश्न दिया था कि भारत में आतंकवाद के वित्त पोषण के प्रमुख स्रोतों के रूप में नकली मुद्रा और धन शोधन मनी लॉन्ड्रिंग पर चर्चा कीजिए। इन खतरों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही कार्यवाहियों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। आंतरिक वित्त पोषण को रोकने के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल और FATF की भूमिका, इसके सदस्य देशों द्वारा अपनाए जा रहे अनुपालन पर प्रकाश डालिए। किस पर भारत में आतंकवाद का वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत हैं उसके लिए। तो प्रश्न हम कह सकते हैं कि मॉडरेट टू टफ रहे हैं, इतने आसान भी नहीं है। आसान होता तो शायद आप UPSC ना होता जी। तो प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं, करने योग्य हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों ने कितने प्रश्न किए हैं। जो भी एस्पिरेंट है जिन्होंने मेंस दिया आपके लिए वेल एंड डन। उम्मीद है कि आप मेंस का एग्जाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आए। उसके जिन्होंने नहीं दिया प्रश्न वो आगे अगले साल के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपने प्रश्न पत्र के साथ। जब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, क्योंकि अभी चैनल नया है, देखते हैं एस्पिरेंट और चले जाते हैं। जब तक आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहें, कनेक्ट रहें। थैंक यू।